हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी के लेट्स क्रैक नीट पीजी प्लेटफॉर्म पे। आज मैं आपको टॉक्सिकोलॉजी एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, टॉक्सिकोलॉजी। उसके अंदर मैं आर्सेनिक पॉइजनिंग करवाऊंगा। मैं आज आपको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा अपने बारे में, थोड़ा अनअकैडमी के बारे में बताना चाहूँगा। मेरा नाम है डॉक्टर अंबुज मित्तल और मैं वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का एलुमनाई रह चुका हूँ। एंड सून आफ्टर माई पास आउट मैं टीचिंग लाइन से जुड़ गया था और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को उनकी मंजिल तक मैंने पहुँचाया है। आज का जैसे जो मैं टॉपिक बताया आपको टॉक्सिकोलॉजी, और इसके अंदर भी मैं आर्सेनिक पॉइजनिंग समझाने जा रहा हूँ। थोड़ा अनअकैडमी के बारे में जान लेते हैं। अनअकैडमी पे भारत के टॉप एजुकेटर्स आपको नीट पीजी प्रिपरेशन करवाएंगे। अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग एजुकेटर्स हैं, वो अपनी फील्ड में एकदम महारत हैं। वो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करवाने में आपको मदद करेंगे। यहाँ पे आपको स्पेशल क्लासेस भी मिलती हैं, जैसे आप अभी आप देख सकते हैं सर्जरी, एनाटॉमी या फिर एम्स वगैरह, पीजीआई सब एग्ज़ाम्स के लिए ये आपको स्पेशल क्लासेस लेंगे, जिससे आपको प्रिपरेशन में काफ़ी बूस्ट मिलेगा। इस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। इन मॉक टेस्ट से आपको अपनी इवैल्यूएशन का पता चलेगा, इससे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। यहाँ पे फ्लेक्सिबल शेड्यूल्स मिलते हैं। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे इंटर्न्स की बात करूँ तो उनका हॉस्पिटल में काफ़ी फ्लेक्सिबल उनका शेड्यूल बना दिया जाता है, कभी सुबह की पोस्टिंग, कभी शाम की पोस्टिंग, कभी रात की पोस्टिंग। तो ऐसे में उनको घरवाने का कोई दिक्कत नहीं है। उनको वो अपने हिसाब से यहाँ पे नीट पीजी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज की प्रेफरेंस मिल जाती है। यहाँ पे काफ़ी सारे लैंग्वेज ऑप्शंस हैं, जैसे इंग्लिश, हिंदी, मलयालम, तमिल और भी काफ़ी सारे लैंग्वेजेस में आप अपनी नीट पीजी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्विजेस दे सकते हैं। इन क्विजेस से आपको अपनी इवैल्यूएशन का पता चलेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा रिमोट एरिया में भी रहते हैं तो भी आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आपको बस इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और आप हमसे जुड़ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ लर्न एनी टाइम एनीवेयर। आपको बस करना ये है, आपको अपने स्मार्टफोन में अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के बाद आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। सब्सक्रिप्शन के लिए भी आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ या फिर 24 मंथ। जैसे अभी आप देख सकते हैं 24 मंथ का जो चार्जेस है वो है 40,000 रुपीज़। लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं LIVEDRAM तो ये आपको सिर्फ 36,000 का पड़ेगा। तो 2 साल के लिए 36,000 बहुत अच्छे चार्जेस हैं। ऐसे अगर मैं और भी सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो 3 मंथ का जो चार्जेस हैं वो मेरा कोड यूज़ करने के बाद LIVEDRAM ये यूज़ करने के बाद ये सिर्फ आपको 11,250 का पड़ेगा। अगर मैं 6 मंथ की बात करूं तो मेरा कोड यूज़ करने के बाद LIVEDRAM ये यूज़ करने के बाद आपको 10% का डिस्काउंट मिलके ये आपको सिर्फ 18,000 का पड़ेगा। अगर मैं 1 साल की बात करूं तो मेरा कोड यूज़ करने के बाद ये सिर्फ 22,500 का पड़ेगा। और जैसे मैंने आपको बताया 24 मंथ्स के लिए, 2 साल के लिए मेरा कोड यूज़ करने के बाद ये सिर्फ 36,000 का पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेट्स क्रैक नीट पीजी। पहला क्वेश्चन लेते हैं। नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर। मैं स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ बताया तो मैंने 3-4 क्वेश्चन जनरल रखे हैं, उसके बाद मैं आर्सेनिक पॉइजनिंग के ऊपर आ जाऊंगा। आर्सेनिक पॉइजनिंग में मैंने लास्ट में काफ़ी सारी इमेजेस भी रखी हैं, जिससे आपको, जैसे नीट एग्ज़ाम में आजकल ट्रेंड आ गया है कि इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी ज़्यादा आने लग गए हैं, तो इससे आपको मदद मिलेगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक ड्रग सब्सटेंस एक्ट वो पास्ड इन द ईयर। तो इस जो किस ईयर में पास हुआ था तो उसके बारे में जानते हैं। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो था वो 1940 में पास हुआ था। ड्रग में जो अमेंडमेंट हुआ था जिसके अंदर आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन भी ऐड कर सकते हैं, वो 1964 में हुआ था। ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल जो रूल आया था वो था 1945 में। और जो नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस ये जो था ये आया था आपका 1985 में। तो जैसे मैं क्वेश्चन में देख सकता हूँ जो ऑप्शंस है 1981, 1983, 1985, 1986। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो है 1985। तो नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट जो पास हुआ था वो हुआ था 1985 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज यूज्ड फॉर नार्को एनालिसिस। नार्को एनालिसिस होता है जिससे हम ट्रुथ बाहर निकलवाते हैं। तो स्कोपोलामीन जो एक सब्सटेंस है वो हम नार्को एनालिसिस में यूज़ करते हैं। तो थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। दिस टेस्ट टू डिटेक्ट ट्रुथ न्यूट्रलाइजेस सब्जेक्ट्स इमेजिनेशन बाय मेकिंग हिम सेमी कॉन्शियसनेस। तो सेमी कॉन्शियसनेस करके हम उससे सच बाहर निकलवाते हैं। एट अ पॉइंट वेरी क्लोज टू अनकॉन्शियसनेस द सब्जेक्ट विल बी मेंटली इनकेपेबल ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग द फॉल्सहुड, मतलब वो झूठ नहीं बोल पाएगा टू कंसील हिज गिल्ट। ड्रग यूज्ड आर, इसके लिए भी एक निमोनिक है, वो है सोडियम पास। सोडियम पास एस से है सोडियम पेंथेटल। फिर अगर यहाँ पे मैं बात करूँ सोडियम एमाइटल, सोडियम स्कोनल, स्कोपोलामाइन। तो सोडियम तो ये हो गया PASS, तो सोडियम पास। तो कभी भी क्वेश्चन आए नार्को एनालिसिस में तो आपको बस ये निमोनिक याद करना है, सोडियम पास। तो यहाँ पे भी हो गया सोडियम PAS और ये हो गया S। तो अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज फॉर नार्को एनालिसिस, तो सोडियम PASS, तो एक S था स्कोपोलामाइन। तो इसका जो आंसर हो गया वो गया C, स्कोपोलामाइन। तो जैसे मैंने आपको बताया था नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट जो पास हुआ था वो हुआ था 1985 में। इरिटेंट्स के ऊपर बात करते हैं। पॉइजनिंग बाय इरिटेंट्स में बी मिस्टेकन फॉर, जो पॉइजनिंग बाय इरिटेंट्स में बी मिस्टेकन फॉर किससे हम कंफ्यूज हो सकते हैं वो है गैस्ट्रोएंटेराइटिस। तो थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। कॉज सिम्टम ऑफ गैस्ट्रोएंटेराइटिस एंड ऑल्सो एक्सर्ट मार्क्ड डिप्रेसेंट एक्शन। तो इरिटेंट पॉइजन यहाँ पे टॉपिक लिया है मैंने। Chronic mental poisoning leads to such a delayed death that chronic arsenic poisoning is also known as slow poisoning। इसके ऊपर मैंने एक क्वेश्चन रखा हुआ है, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बस अभी आप यहाँ पे ये जान लीजिए कि अगर क्रोनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग हुई है तो काफ़ी उसको स्लो पॉइजनिंग भी बोला जाता है क्योंकि ये डिलेड डेथ करता है। अगर मैं इरिटेंट पॉइजन की बात करूँ तो दो टाइप के होते हैं, इनऑर्गेनिक पॉइजन और ऑर्गेनिक पॉइजन। इनऑर्गेनिक भी दो टाइप के होते हैं, नॉन मेटलिक पॉइजन और मेटलिक पॉइजन। हमारा जो आर्सेनिक जो आज का टॉपिक है वो क्या कहते हैं, मेटलिक पॉइजन के अंदर आता है। तब भी थोड़ा और जान लेते हैं। नॉन मेटलिक पॉइजन होता है फॉस्फोरस और आयोडीन। मेटलिक पॉइजन के अंदर जो आते हैं वो आता है आर्सेनिक, मरकरी, लेड, कॉपर, थैलियम और जिंक। अगर मैं ऑर्गेनिक पॉइजन की बात करूँ तो ये दो टाइप के होते हैं, वेजिटेबल पॉइजन और एनिमल पॉइजन। वेजिटेबल पॉइजन के अंदर जैसे कैस्टर ऑयल का पॉइजनिंग, एब्रेस प्रिकाटेरियस, अर्गोट, कैप्सिकम और मदार, ये सारी चीज़ों के ऊपर भी मैं आपको बहुत जल्द क्लास लेने वाला हूँ। एनिमल पॉइजनिंग की बात करें तो इसके अंदर स्पेनिश फ्लाई, स्नेक और स्कॉर्पियन, ये सारी चीज़ें हम आगे चल के पढ़ेंगे। आज मैंने सिर्फ आर्सेनिक पॉइजन के ऊपर मैं आपको लेक्चर देने वाला हूँ। तो चलिए आर्सेनिक पॉइजनिंग के बारे में स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया आर्सेनिक पॉइजन के अंदर मैं आपको हर एक चीज़ समझाऊंगा और लास्ट में मैं इमेज डिस्कशन भी करूंगा। और मैंने एक छोटा सा निमोनिक भी खुद से प्रिपेयर किया है और एक मैंने काफ़ी सोर्स जुगाड़ करके मैंने एक निमोनिक खोजे, तो मैं आपको लास्ट में दो निमोनिक इसके लिए बताऊंगा। तो इस क्वेश्चन पे आते हैं, आर्सेनोफेजिस्ट आर्सेनोफेजिस्ट क्या होते हैं। तो क्रिमिनल्स यूजिंग आर्सेनिक फॉर होमिसाइडल पर्पस, person using arsenic as abortion stick, person who can tolerate high dose of arsenic after taking arsenic in low dose at frequent interval, person using it as cattle poison। तो चलिए थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। आर्सेनिक पॉइजनिंग आर्सेनिक पॉइजनिंग के बारे में थोड़ा जानते हुए देखते हैं। तो आर्सेनिक ऑक्साइड, जिसको हम संख्या और सुमालकर भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड, इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन रखा हुआ है, अभी आप ये समझ लिए। इज मोस्ट कॉमन यूज फॉर आर्सेनिक यूज्ड। तो आर्सेनिक के अंदर जो आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड है और उसके अंदर भी संख्या और सुमालकर, ये काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। अगर हम आर्सेनिक के और सॉल्ट्स की बात करें तो कॉपर आर्सेनेट होता है,
कॉपर एसिटो आर्सेनेट होता है जिसका नाम है पेरिस ग्रीन। ये सारे नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। आर्सेनिक ट्राइकलर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये दो आपको नाम याद रखने पड़े, पेरिस ग्रीन और स्क्लेस ग्रीन, ये दो नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। इसके ऊपर मैंने जो लास्ट में निमोनिक बताया उसके अंदर ये सारी चीज़ें मैं यूज़ करूंगा। एक संख्या संभाल भी यूज़ करूंगा और ये दो सॉल्ट के बारे में भी यूज़ करूंगा। अगर मैं इनकी फेटल डोज और पीरियड की बात करूं मैं तो 0.1 से 0.2 ग्राम, यानी कि 100 से 200 मिलीग्राम जो होता है इसका फेटल डोज होता है। बट सम पीपल कैन टेक, ये नहीं तो इन फेटल डोज, बट सम पीपल टेक आर्सेनिक रेगुलरली एज अपसरोडाइकिक और टॉनिक कैन टॉलरेट अप टू 0.3। अगर ये जो फेटल डोज होता है वो 0.1 से 0.2 ग्राम होता है, लेकिन अगर कोई इंसान 0.3 तक के डोज को टॉलरेट कर लेता है तो उसको आर्सेनोफेजिस्ट बोलते हैं। फेटल पीरियड जो होता है वो होता है 2 से 3 घंटा इन नार्कोटिक फॉर्म एंड 12 घंटा से 2 दिन होता है इन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फॉर्म। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो आर्सेनोफेजिस्ट वो होते हैं जो 0.3 ग्राम तक के डोज को वो टॉलरेट कर लेते हैं। तो पर्सन हु कैन टॉलरेट हाई डोज ऑफ आर्सेनिक आफ्टर टेकिंग आर्सेनिक इन लो डोज एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स। तो ये हो गया इसका आंसर। A 30-year-old male from West Bengal present to you with hyperkeratosis and transverse nail lines. Most likely cause is, since से आर्सेनिक का मैंने टॉपिक लिया है तो ऑब्वियस सी बात है आर्सेनिक पॉइजनिंग ही इसका आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे दो ऑप्शन है आर्सेनिक पॉइजनिंग से रिलेटेड, एक है क्रॉनिक, एक है एक्यूट। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो आर्सेनिक पॉइजनिंग दो टाइप में डिवाइड हुआ है। आर्सेनिक एक होता है एक्यूट और एक होता है क्रॉनिक। तो अगर क्वेश्चन की बात करूं तो उस क्वेश्चन के अंदर हमें नेल्स के अंदर ट्रांसफर लाइंस के बारे में पूछा गया है और एक पूछा गया हाइपरकेराटोसिस। तो ये जो है एक हाइपरकेराटोसिस ये और विद ट्रांसफर्स बैंड ऑन नेल्स, इसको बोलते हैं एड्रिसमीज लाइन। तो अगर ये मैं अभी बाद में समझा दूंगा ये जो चार्ट है, लेकिन इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जो हाइपरकेराटोसिस और ट्रांसफर्स नेल्स लाइन जिसको हम मीज एल्ड्रिसमीज लाइन भी बोलते हैं, जैसे हम देख सकते हैं एल्ड्रिसमीज लाइन भी बोलते हैं। तो ये जो चीज़ें होती वो क्रॉनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग के केस में देखी जाती हैं। तो इसका आंसर हो गया ए, क्रॉनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग। तो चलिए इसके बारे में एक्यूट और क्रॉनिक पॉइजनिंग के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जो एक्यूट पॉइजनिंग है उसके अंदर गैस्ट्रोएंट्रिक टाइप में की अगर बात करें तो कॉमन फ्रॉम रिजेंबलिंग बैक्टीरिया फूड पॉइजनिंग, इसके अंदर स्वीटेस्ट मेटलिक टेस्ट ऑफ गार्लिक ओडर ऑन ब्रेथ, ये ब्रेथ से गार्लिक ओडर का स्मेल आएगा। जो लास्ट में जो निमोनिक मैंने रखा है उसके अंदर मैंने ये पॉइंट यूज किया है, तो ये अभी आप ध्यान रखिए। हेमरेजिक गैस्ट्रोएंटेराइटिस एंड नेक्रोसिस ऑफ इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, फ्लूइड लॉस, intense thirst, vomiting and mainly diarrheal accompanied by tenesmus and anal irritant। इसके जो सिम्टम्स हैं वो इसकी तरह मिमिक करते हैं। एक्यूट सर्कुलेटरी कोलैप्स, हाइपोटेंशन, ओलिगुरिया, यूरीमिया, फैटी इनफिल्ट्रेशन ऑफ लीवर, कन्वल्शंस, कोमा, प्रोसीड डेथ। तो जो डेथ होती है वो इन सब कॉम्प्लिकेशंस की वजह से होती है। इन सब एक्यूट केस पेशेंट डेवलप hair loss, skin eruption, progressive paralysis and death due to cardiac failure in 7 to 10 days। अगर बहुत ही कम acute poisoning का केस अगर कोई है तो उसकी जो डेथ होगी वो इन सब चीज़ों से होती है, यानी कि कार्डियक फेलियर की वजह से होती है 7 से 10 दिन के अंदर। अगर मैं इसकी ट्रीटमेंट की बात करूं तो रिपीटेड स्टोमक वॉश विद वार्म वाटर एंड मिल्क, बटर एंड ग्रीसी सब्सटेंस प्रिवेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ आर्सेनिक। तो अगर हमें ट्रीटमेंट अगर देना है तो हमें बटरी या फिर ग्रीसी सब्सटेंस अगर कोई है तो हमें वो देना चाहिए, उससे एब्जॉर्प्शन काफ़ी रुक जाता है। एल्कली शुड नॉट बी यूज एज दे इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ आर्सेनिक। हमें एल्कलीज हमें यूज नहीं करना है क्योंकि ये सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर देगा। फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड
is administered as a antidote because it forms a harmless salt, ferric arsenate. तो हमें ये फेरिक आर्सेनेट देना चाहिए क्योंकि एक हार्मलेस सॉल्ट बना देता है, और जो इसका स्पेसिफिक एंटीडोट है वो है डायमर कैप्रोल, जिसको हम BAL ब्रिटिश एंटी लिवर्साइड इज एन एंटीडोट। ये इसका एक एंटीडोट होता है, इस बाल का दूसरा नाम है डायमर कैप्रोल। तो इस पेज से आपको ये पता चला कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो अगर मान लीजिए इमरजेंसी, अगर आप इंटर्न है या पोस्ट इंटर्न है, अगर आपके सामने कोई पॉइजनिंग का ऐसा केस आता है, तो हालांकि मैंने लास्ट में भी इसके क्लिनिकल पिक्चर्स मैंने रखी हुई हैं, लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ गार्लिकी ऑर्डर आएगा और उसका जो मिमिक होता है वो कॉलेरा लाइक सिम्टम्स की तरह होता है, यानी कि डायरिया की तरह उसको टेनिसमस, डायरिया कंप्लेंट बाय टेनिसमस एंड एनल इरिटेशन, ये सारी चीज़ें उसके सामने देखी जाएंगी। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो बटर या फिर ग्रीसी सब्सटेंस हमें देना चाहिए। स्टमक वॉश विद वार्म वाटर एंड मिल्क, इन सब के साथ हमें स्टमक वॉश भी करना चाहिए। ये सारी चीज़ें एब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट कर देगा। और एल्कलीस कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि वो सॉलिबिलिटी को इंक्रीज कर देगा। और जो इसका एंटीडोट है वो है डायमर कैप्रोल। अगर मैं क्रॉनिक पॉइजनिंग की बात करूँ, इससे पहले मैंने आपको एक्यूट पॉइजनिंग के बारे में बताया, अब मैं क्रॉनिक पॉइजनिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर बहुत ज़्यादा क्रॉनिक पॉइजनिंग है तो जो फर्स्ट स्टेज ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड न्यूट्रिशनल डिस्टर्बेंस, तो जो सबसे पहला जो स्टेज आएगा, वो आएगा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड न्यूट्रिशनल डिस्टर्बेंस का। इसके अंदर एनोरेक्सिया, नोजिया, इंटरमिटेंट वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल क्रैम्प, ये सारी चीज़ें सिम्टम्स देखे जाएंगे। दूसरा जो स्टेज है उसके अंदर कंजक्टिवाइटिस, रनी नोज या आइज, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। फीचर्स ऑफ कॉमन कोल्ड, ये देखा जाएगा। तीसरा जो है स्किन रैशेस के ऊपर है, जो क्वेश्चन जो उसके अंदर था हाइपरकेराटोसिस और एल्ड्रिस मीज लाइन के ऊपर था। थोड़ा और देख लेते हैं। वेसिकुलर इरप्शन रिजेंबलिंग नेटलस रैश, पैची ब्राउन रेन ड्रॉप टाइप पिगमेंटेशन, hyperkeratosis on palm and sole, falling of hair, brittleness of nails। फोर्थ स्टेज जो है वो है सेंसरी मोटर पॉलीन्यूरोपैथी। इसके अंदर टिंगलिंग, नमनेस सेंसेशन आएगा। बोन मैरो सप्रेशन, एनीमिया, ये सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। और इसका भी जो ट्रीटमेंट है वो है प्रिवेंटिंग फ्रॉम फर्दर एक्सपोजर और बाल। डायमर कैप्रोल इज यूज एज एंटीडोट। तो चलिए ये जो मैंने क्रॉनिक पॉइजनिंग बताया, इस रिलेटेड एक क्वेश्चन रखा हुआ है मैंने। क्रॉनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग कॉज प्योर सेंसरी न्यूरोपैथी, प्योर मोटर न्यूरोपैथी, मिक्स सेंसरी एंड मोटर न्यूरोपैथी, पेनफुल न्यूरोपैथी या फिर हाइपरकेराटोसिस ऑफ स्किन। सिंस से PGI का क्वेश्चन है तो एक से ज़्यादा आंसर ठीक हो सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है सेंसरी एंड मोटर न्यूरोपैथी, दोनों देखा जाता है। और इसके साथ साथ हाइपरकेराटोसिस ऑफ स्किन, ये दो आंसर हो गए। तो इसके आंसर C एंड E, दो आंसर इसके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन क्रोनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग ग्रेटेस्ट अमाउंट फाउंड इन। तो अगर क्रोनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा अमाउंट किस में पाया जाता है, तो इसका मैं आंसर बताता हूँ। PGI का क्वेश्चन है तो एक से ज़्यादा भी आंसर ठीक हो सकते हैं इसके अंदर। तो इसका आंसर है लीवर और किडनी। तो चलिए थोड़ा जानते हैं इसके बारे में। आर्सेनिक इज रैपिडली एब्जॉर्ब फ्रॉम एलिमेंट्री ट्रैक एंड स्किन एंड आफ्टर एब्जॉर्प्शन इट इज फाउंड इन द ग्रेटेस्ट क्वांटिटी इन लीवर। तो एब्जॉर्प्शन होने के बाद सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में जो पाया जाता है वो लीवर में पाया जाता है। किडनी मैंने इसलिए बोला था, किडनी कंटेंट प्रोपोर्शनली लेस एंड अदर ऑर्गन कंटेंट ट्रेस अकॉर्डिंग टू देयर ब्लड कंटेंट। किडनी भी थोड़ा बहुत कंटेन कर लेता है। इन केस इफ लाइफ इज प्रोलॉन्ग्ड इट मे बी फाउंड इन द मसल फॉर अ मैटर ऑफ डेज, इन बोन ऑफ मैटर ऑफ वीक्स एंड इन केराटिन टिश्यू, हेयर्स इन स्किन, हेयर, नेल एंड स्किन। ये तो लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, जो क्वेश्चन के अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो लीवर और किडनी है। तो इसके अंदर लीवर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और किडनी के अंदर थोड़ा बहुत पाया जाता है। तो PGI क्वेश्चन है तो इसके आंसर C और B हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई और दूसरा एग्जाम होता है जिसके अंदर हमें सिर्फ एक ही
ऑप्शन टिक करना होता तो लीवर इसका बेस्ट आंसर होता, लेकिन सिंस पीजीआई क्वेश्चन तो सी को मैं ज़्यादा बड़ा आंसर मानूंगा बी से। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन अ सस्पेक्टेड केस ऑफ डेथ ड्यू टू पॉइजनिंग वेयर कैडेवरिक रेजिडिटी इज लास्टिंग लॉन्गर देन यूजुअल इट मे बी केस ऑफ पॉइजनिंग ड्यू टू। यहाँ आर्सेनिक के केस में जो कैडेवरिक रेजिडिटी है वो लास्टिंग लॉन्गर देन यूजुअल होता है। जैसे मैंने आपको पहली स्लाइड के अंदर मैंने आपको बताया था, इसको स्लो पॉइजनिंग भी बोला जाता है। तो चलिए थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। राइगा मोर्टिस बारे में जानते हैं। इन आर्सेनिक पॉइजनिंग राइगा मोर्टिस लास्ट लॉन्गर देन यूजुअल बिकॉज इट रिटार्ड प्यूट्रिफिकेशन एंड इन स्ट्रिक्निन पॉइजनिंग इट सेट्स इमीडिएटली। तो यहाँ पे हमारे सामने एक और क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि किसके अंदर इमीडिएटली होता है, तो वो होता है स्ट्रिक्निन पॉइजनिंग के अंदर। तो यहाँ पे अगर मैं आर्सेनिक पॉइजनिंग की बात करूँ, इन आर्सेनिक पॉइजनिंग राइगा मोर्टिस लास्ट लॉन्गर देन यूजुअल। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो गया आर्सेनिक पॉइजनिंग, इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा टाइम तक होता है। तो ये हो गया इसका आंसर। थोड़ा राइगा मोर्टिस में पॉइजनिंग के केस में और भी चीज़ें देख लेते हैं। तो अगर राइगा मोर्टिस की बात करें तो नॉट सीन इन फीटस लेस देन 7 मंथ और सेप्टिसीमिया अगर किस में नहीं देखी जाती तो वो नहीं देखी जाती फीटस कोई 7 मंथ से कम का है, और सेप्टिसीमिया के केस में इन दो केस में नहीं देखी जाती है। ये जो मैंने आपके सामने चार्ट लेके आया, इन सब से भी कोई ना कोई क्वेश्चन बन सकता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी आप नोट्स के तौर पे रखिए, और ताकि एग्ज़ाम से पहले आपको रिवाइज करने में काफ़ी आसानी हो। किस में नहीं देखा जाता है, दो चीज़ों में नहीं देखा जाता है। अपीयर अर्ली एंड पास ऑफ क्विकली कौन से केस में होता है? क्रोनिक डिजीजेस लाइक टीबी, कैंसर, टाइफॉइड, कोलेरा, इसके केस में जल्दी आता है, और पास ऑफ क्विकली। एंड कंक्लूसिव और कन्वल्सिव ऑर्डर डिसऑर्डर्स एज स्ट्रिक्निन पॉइजनिंग। स्ट्रिक्निन पॉइजनिंग जैसे मैंने बताया, पॉइजनिंग इज सेट इमीडिएटली, तुरंत हो जाता है। अर्ली ऑनसेट एंड लास्ट लॉन्गर, ब्राउनिंग के केस में राइगा मोर्टिस देखा जाता है। अगर मैं अर्ली ऑनसेट की बात करूं तो ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के केस में अर्ली आता है, लास्ट लॉन्गर और डिलेड डिसअपेरेंस। तो CO या जिसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और आर्सेनिक एज इट डिलेज प्यूट्रिफिकेशन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आर्सेनिक के केस में, क्योंकि इट रिटार्ड प्यूट्रिफिकेशन, इसलिए राइगा मोर्टिस लास्ट लॉन्गर। अर्ली डिसअपेरेंस, वाइड स्प्रेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन एज गैस गैंग्रीन, इसके केस में अर्ली डिसअपेयर मतलब जल्दी राइगा मोर्टिस चला जाएगा। और डिलेड ऑनसेट किस किस केस में होता है? एस्फिक्सिया, एपोप्लेक्सी, सीवियर हेमरेज, निमोनिया, परफ्यूजन विद नॉर्मल सलाइन, पैरालिसिस ऑफ मसल ड्यू टू नर्वस डिसऑर्डर। तो आपने देखा इस छोटे से चार्ट से हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्सेनिक के केस में जो स्टोमक है उसके अंदर रेड वेलवेटी म्यूकोसा देखा जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो रेड वेलवेटी म्यूकोसा ऑफ स्टोमक इज टिपिकली सीन इन आर्सेनिक पॉइजनिंग। तो थोड़ा मैंने और यहाँ पे म्यूकोसा पैटर्न के बारे में एक टेबल रखा हुआ है आपके सामने। आर्सेनिक जैसे मैंने बताया, रेड वेलवेटी म्यूकोसा ऑफ स्टमक, H2SO4 के अंदर जो होता है, इस पॉइजनिंग के अंदर जो होता है वो होता है ब्राउन एंड ब्लैक विद इरोजन, परफोरेशन एंड कार्बोलाइजेशन, मतलब इसके परफोरेशन तक हो जाता है। कार्बोलिक एसिड की बात करूं तो ग्रीन, वाइट और ब्राउन, वाइट और ग्रे लेदरी एंड थिकेंड मिकोसा, इसके अंदर ये पैटर्न दिखाया देता है। HNO3 के अंदर येलो दिखाई देता है, HCl के अंदर पिंक दिखाता है, अमोनिया के अंदर परफोरेट कर देता है, HCN के अंदर पिंक, KCN के अंदर ब्रिक रेड टू ब्राउन, KOH या फिर NOH के अंदर डीपली कंजेस्टेड या फिर ब्लैक, फॉस्फोरस के अंदर येलो और ग्रे वाइट। सिंस आज मैंने आर्सेनिक पॉइजनिंग के ऊपर टॉपिक लिया है, तो रेड वेलवेटी म्यूकोसा ऑफ स्टमक का पैटर्न इसके अंदर देखा जाता है। तो अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, रेड वेलवेटी अपीयरेंस ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा इज सीन इन पॉइजनिंग विद, तो आपके लिए अब आसान हो गया है। रेड वेलवेटी अपीयरेंस होता है आर्सेनिक पॉइजनिंग के केस में। तो ये हो गया इसका आंसर। थोड़ा हेयर और स्किन कलर की बात कर लेते हैं। आर्सेनिक के अंदर येलो कलर ऑफ हेयर, नेल एंड म्यूकस मेम्ब्रेन या
और मिल्क रोज या फिर ब्राउनिश पिगमेंटेशन। येलो कलर गोल्डन को भी डिटरमाइन करता है, ब्राउन तो यहाँ पे गोल्डन ब्राउन, तो ये एक निमोनिक मैंने लास्ट में जो मैंने आपको बताया था उसके लिए मैंने रखा हुआ है गोल्डन ब्राउन, इसके अंदर हेयर्स हो जाते हैं। कॉपर के केस में जॉन्डिस स्किन या फिर ग्रीन ब्लूइश स्किन, ग्रीन पर्पल लाइन ऑफ गम्स जो होते हैं उसके अंदर ग्रीन पर्पल लाइन्स आती हैं, लेकिन जो स्किन हेयर जो होता है उसके अंदर ग्रीन ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है। एक टेस्ट की बात करते हैं, मास टेस्ट इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ, तो आर्सेनिक के केस में मास टेस्ट देखा जाता है। A middle-aged man presents with paresthesia of hand and feet. Examination reveals presence of Mees line in nails and raindrop pigmentation in the hand. The most likely causative toxic for the above mentioned symptoms is इसके अंदर मीज लाइन, जिसको हमने एल्ड्रिस मीज लाइन के नाम से भी हम जानते थे, एक जो नया टर्मिनोलॉजी आई है वो आई है रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन, पैरेस्थीसिया ऑफ हैंड एंड फीट। तो इसके लिए 3 हमारे सामने पॉइंट आए हैं, तो इन 3 पॉइंट के बेस पे हमें बताना है कि कौन सा पॉइजनिंग हो सकता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये आर्सेनिक के केस में देखा जाता है, वैसे भी ऑब्वियस है आर्सेनिक का टॉपिक मैंने लिया है तो आर्सेनिक पॉइजनिंग ही होगा, लेकिन इसके बारे में मैंने लास्ट में समझाया हुआ है, ये मैं आपको बता दूँ। तो अभी इसका आंसर है आर्सेनिक। तो आर्सेनिक के केस में हमने देखा एल्ड्रिच मीज लाइन देखी जाती है, रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन देखा जाता है, पैरेस्थीसिया ऑफ हैंड एंड फीट देखा जाता है। वैसे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो मैंने इसको एक्सप्लेन किया था क्रोनिक पॉइजनिंग के केस के अंदर भी। क्रोनिक पॉइजनिंग के अंदर हमने ये सारे पॉइंट्स देखे थे। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो और ज़्यादा स्पेसिफिक आंसर की बात करूं तो हो गया क्रोनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, इन अ पेशेंट विद acute arsenic poisoning which of these would show accumulation of arsenic। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। तो acute arsenic poisoning के अंदर which of these would show accumulation, तो कौन से ऑर्गन में accumulation होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था लीवर और किडनी होता है, लेकिन अगर मैं एक सीक्वेंस अगर मैं आपके सामने पेश करूं तो वो होता है accumulation इन, सबसे ज़्यादा होता है लीवर, फिर जैसे मैंने आपको बताया था किडनी, स्प्लीन, हेयर, नेल, बोन्स, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लंग्स एंड ऑल्सो एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन, फेसेस, मिल्क, बाइल, स्वेट एंड अदर सिक्रीशन। उन सिक्रीशन के थ्रू भी ये दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो लीवर हो गया, सबसे पहले नंबर पे होता है लीवर, दूसरे नंबर पे होता है किडनी, तीसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो स्प्लीन, और फिर बाकी सारे ऑर्गन। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बोन्स भी उसके अंदर ऑप्शन था, तो सबसे पहले लीवर आता है, ये अगर मैं करूँ लीवर, दूसरे नंबर पे था किडनी, तीसरे नंबर पे स्प्लीन था, फिर स्किन वगैरह था, फिर चौथे नंबर पे था बोन मैरो। यहाँ पे आपको ध्यान देने की बात होगी कि ब्रेन में नहीं होता है क्योंकि ये एक्सक्रीट हो जाता है। और जैसे मैंने आर्सेनिक के केस में बताया था, इट रिटार्ड प्यूट्रिफिकेशन एंड कैन बी डिटेक्ट इन कंप्लीट डिकम्पोज्ड बॉडी और चार्ड बोन एंड एशेस एज हीट डज नॉट डिस्ट्रॉय इट। तो इसके अंदर आर्सेनिक अगर बॉडी को पूरा जला भी दिया जाए, एशेस भी आ जाए, तब भी उस केस में भी हमें आर्सेनिक मिल जाएगा। तो ये आर्सेनिक, तो इसलिए इसका ये डिसएडवांटेज भी हो गया था, डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग आर्सेनिक फॉर होमिसाइड आर। तो इसके केस में हमें एक चीज़ और पता चली, इन क्रोनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग द फॉलोइंग सैंपल्स कैन बी सेंट फॉर लेबोरेटरी एग्जामिनेशन एक्सेप्ट। यहाँ पे एक्सेप्ट की बात की गई है, तो क्या क्या होता है, नेल क्लिपिंग, हेयर सैंपल, बोन बायोप्सी या फिर ब्लड सैंपल। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। आर्सेनिक इज रैपिडली क्लियर्ड फ्रॉम ब्लड एंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू वेरियस ऑर्गन टिश्यूज where it is detectable for prolonged period। तो ब्लड से तुरंत क्लियर ऑफ हो जाता है और बाकी ऑर्गन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ब्लड सैंपल इज दस ऑफ यूज ओनली इन केस ऑफ एक्यूट पॉइजनिंग बट नॉट इन क्रोनिक पॉइजनिंग। अगर बहुत
अगर क्रोनिक पॉइजनिंग होगी तो उस केस में यहाँ पे कोई भी यूज़ ब्लड सैंपल का यूज़ नहीं है। सिर्फ एक्यूट पॉइजनिंग के केस में ब्लड सैंपल का यूज़ होता है। इन क्रॉनिक पॉइजनिंग आर्सेनिक इज फाउंड इन हेयर, नेल एंड बोन, स्किन एक्सेट्रा, एंड इन डिटेक्शन इज पॉसिबल विद एनी ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज अवेलेबल। ये पारी की बुक है, ये उसकी लाइन बोली गई है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ब्लड सैंपल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले से ही क्रोनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग। तो जैसे मैंने आपको बताया, क्रोनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग के अंदर ब्लड सैंपल का कोई भी यूज़ नहीं होगा, क्योंकि वो तुरंत ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बाकी के ऑर्गन में। तो नेल क्लिप इसका आंसर है। हेयर सैंपल में भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। वो बोन बायोप्सी के अंदर भी हम लैबोरेटरी एग्जामिनेशन कर सकते हैं, सिर्फ ब्लड सैंपल के अंदर नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन देखते हैं, इन क्रोनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग द फॉलोइंग सैंपल्स कैन बी सेंट फॉर लैबोरेटरी एग्जामिनेशन एक्सेप्ट। तो क्वेश्चन के अंदर एक्सेप्ट पूछा गया है, तो आंसर होगा यहाँ पे डी, ब्लड सैंपल। आर्सेनिक पॉइजनिंग प्रेजेंट विद सिम्टम्स मिमिकिंग। तो आर्सेनिक पॉइजनिंग प्रेजेंट्स विद सिम्टम्स मिमिक। तो आर्सेनिक पॉइजनिंग किस डिजीज की तरह मिमिक करता है? कॉलेरा, दथुरा पॉइजनिंग, बार्बिचुरेट पॉइजनिंग या फिर मॉर्फिन पॉइजनिंग। तो किसकी तरह प्रेजेंट करता है? तो वो होता है कॉलेरा। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। आर्सेनिक पॉइजनिंग प्रेजेंट विद सिम्टम्स मिमिक कॉलेरा। तो यहाँ पे अगर मिमिक करता है तो हमें डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट्स भी हमें जानने पड़ेंगे कि अगर आपके सामने वार्ड में या इमरजेंसी में अगर कोई ऐसा इमरजेंसी केस आता है तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे कि भाई ये पॉइजनिंग का केस है या फिर कॉलेरा का केस है। तो ऑर्डर ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ क्लिनिकल सिम्टम्स। तो जो क्लिनिकल सिम्टम्स जो आर्सेनिक पॉइजनिंग के केस में देखा जाएगा वो होगा पेन इन थ्रोट, वॉमिटिंग में भी कंटेन बाइल, म्यूकस ब्लड, और फिर स्टूल में राइट वाटर इनिशियली फॉलोड बाय ब्लडी। तो स्टार्टिंग में राइस वाटरी स्टूल होगा, लेकिन बाद में ब्लडी स्टूल हो जाएगा। अगर मैं कॉलेरा की बात करूं तो डायरिया, राइस वाटर स्टूल का डायरिया होगा, वॉमिटिंग होगा, वाटरी विदाउट बाइल, म्यूकस एंड ब्लड। तो जो दो सेम पॉइंट है वो है पेन इन थ्रोट, वॉमिटिंग, लेकिन यहाँ पे जो होगा ब्लड विदाउट बाइल, म्यूकस और ब्लड, ये तीन चीजें नहीं होंगी, सिर्फ वाटरी वॉमिटिंग होगी। ठीक है। वॉइस जो होगी वो नॉट इफेक्टेड होगी, लेकिन यहाँ पे रफ एंड विस्लिंग होगी। सिंस यहाँ पे पेन इन थ्रोट होगा, इस वजह से रफ एंड विस्लिंग साउंड होगा, लेकिन यहाँ पे आर्सेनिक पॉइजनिंग के केस में कोई वॉइस में चेंज नहीं होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टेनिस्मस एंड एनल इरिटेशन, जो जैसे मैंने आपको पहले की पॉइजनिंग में पहले के पेजेस में मैंने आपको समझाया था, टेनिस्मस और एनल इरिटेशन जो होगा वो आर्सेनिक पॉइजनिंग के केस में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा, लेकिन यहाँ पे एब्सेंट होगा। कॉलेरा में ऐसा कोई भी इरिटेशन या फिर टेनिस्मस देखा नहीं जाता है। कंजक्टाइवा की बात करूँ तो मैं, जो आर्सेनिक पॉइजनिंग है उसके अंदर जो फीचर्स जो दिखाएंगे वो इन्फ्लेम देखा जाएगा, लेकिन कॉलेरा के केस में इन्फ्लेम नहीं होगा। अगर मैं लैब टेस्ट की बात करूं तो आर्सेनिक कैन बी डिटेक्टेड बाय मास टेस्ट, रिंस टेस्ट, गुडजीज टेस्ट, यूरिनरी कॉप्रो पोरफायरिन टेस्ट पॉजिटिव यहाँ पे पाया जाएगा। बर्निंग लाइक रेडियो ओपेक शेडो ऑन एब्डोमेन, एक्सरेज इन आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड पॉइजनिंग, इन सब चीज़ों की वजह से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो कॉलेरा होगा, विब्रियो कॉलेरी डिटेक्ट ऑन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, वो सिर्फ माइक्रोस्कोपिक यानी कि जो स्टूल सैंपल वगैरह होगा उन सारे सैंपल लेके उसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करके विब्रियो कॉलेरी का हम पता लगाएंगे। तो आर्सेनिक को टेस्ट करने के लिए ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे टेस्ट करने के लिए माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है। तो देखा यहाँ पे हमें एक और चीज़ का पता चलता है, आर्सेनिक पॉइजनिंग के जो क्लिनिकल फीचर्स हैं हमें वो भी पता चलते हैं, और लैब टेस्ट के बारे में भी पता चलता है। और इस पेज से हमें ये भी पता चलता है कि हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कॉलेरा और आर्सेनिक पॉइजनिंग के बीच में। तो निमोनिक एक रखा है, इसके बारे में जानते हैं। निमोनिक है मामी, नानी, रारी, फाफी, पूपे। तो इसके बारे में एक एक करके जानते हैं। एमए से है मास टेस्ट, एमई से है मीज, एल्ड्रिस लाइन,
और इज ऑल्सो इन क्रोनिक थैलियम पॉइजनिंग। क्रोनिक थैलियम पॉइजनिंग के केस में भी मीज एल्ड्रिच लाइन देखी जाती हैं। Na से है नोजिया, Ne से है न्यूराइटिस, या फिर Ne से है न्यूरोपैथी, जिसके अंदर एक क्वेश्चन में जो रखा था मिक्स्ड सेंसरी मोटर टाइप न्यूरोपैथी इसके अंदर होती है। Ra से रेन ड्रॉप हाइपर पिगमेंटेशन, जो कि एडिशन डिजीज में भी दिखती है। Re से है रेड वेलवेटी स्टमक। Re से है रिटार्डेशन ऑफ डिकम्पोजिशन, यानी कि प्यूट्रिफिकेशन इसके अंदर लेट होगा। Re से एक और जो है वो है रिंस टेस्ट, एक आर दूसरा आर तीसरा आर, और Re से एक Re दूसरा Re और तीसरा Re, और Ra से है और चौथा है राइगा मॉर्टिस। इस ये भी एक तरीके से Re की तरह प्रोनाउंस हो सकता है। Ra फेटल डोज जो था 120 से 200 mg और 0.1 से 0.2 ग्राम। Fe है फेरिक क्लोराइड फ्रेशली प्रेसिपिटेट हाइड्रेटेड सॉल्यूशन इज यूज इन ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के तौर पे मैंने एक और बताया था डायमा कैप्रोल या फिर बाल, वो उसका स्पेसिफिक एंटीडोट भी है। Pu से प्यूट्रिफिकेशन रेट इज रिटार्डेड। Pe से पेटिकल हेमरेज अंडर द एंडोकार्डियम ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो देखा, ये एक निमोनिक है जो मैंने आपके लिए ढूंढा है। इससे हमारा पूरा आर्सेनिक पॉइजनिंग का केस हमारा सॉल्व हो जाएगा। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर दे दी गई हैं, लेकिन जो मैंने आपको बताया था कि एक और निमोनिक जो मैंने ढूंढा है वो मैं आपके सामने लिख देता हूं। मैं उस निमोनिक, वो है निमोनिक है आर्सेनिक खुद। आर्सेनिक GBL, ये एक निमोनिक मैंने एक और रखा है आपके सामने। चलिए इसके बारे में जानते हैं। पहले A फॉर जानते हैं। A से है एल्ड्रिच मीज लाइन। एक A से जो था जिसका टॉलरेंस कैपेसिटी अगर 0.3 या उससे ज़्यादा है तो उस पर्सन को क्या बोलते हैं? तो उस पर्सन को बोलते थे आर्सेनोफेजिस्ट, जिसके अंदर मैं बताया था 0.3 ग्राम से भी ज़्यादा जो टॉलरेट कर ले। फिर R के बारे में जानते हैं। R से जैसे था रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन। एक R है रेड वेलवेटी मिकोसा। एक दूसरा R है जिसके अंदर रिंस टेस्ट। एस की बात करें, जो सबसे पहला पेज मैंने बताया था संख्या एंड सोमालकर। ये मैंने आपको बताया था आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड के एग्जाम्पल्स थे। ये आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड के एग्जाम्पल थे। ई से बात करते हैं। ई से था एक्सेसिव पिगमेंटेशन ऑफ पाम्स एंड सोल। एक्सेसिव पिगमेंटेशन ऑफ पाम एंड सोल, NIC। एन से है न्यूराइटिस, और जो न्यूराइटिस था वो था आपका न्यूराइटिस। आई से है आयरन ऑक्साइड इज नॉट स्पेसिफिक एंटीडोट। ये नॉट लिखा है मैंने, नॉट स्पेसिफिक एंटीडोट, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि फेरिक है, ये फेरिक जैसे मैंने इसके अंदर बताया था कि फेरिक क्लोराइड है, फेरिक ऑक्साइड नहीं। और जो आखिरी का सी है वो है कॉलेरा की तरह
कॉलेरा की तरह मिमिक करेगा। अच्छा, आर्सेनिक से तो ये हमारा हो गया। ए से एल्ड्रिस मीज़लाइन आर्सेनोफेजिस्ट, आर से है रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन, रेड वेलवेटी म्यूकोसा, रिंस टेस्ट, संख्या एंड सोमालकर। ई से है एक्सटेंसिव पिगमेंटेशन ऑफ पाम एंड सोल, न्यूराइटिस, आयरन ऑक्साइड इज नॉट अ स्पेसिफिक एंटीडोट। और सी से है मिमिक कॉलेरा। राइटिंग का थोड़ा यहाँ पे दिक्कत है क्योंकि हम राइटिंग पैड पे लिखते हैं, इसलिए उतना राइटिंग अच्छा नहीं है यहाँ पे। और फिर अब जानते हैं GBL। जी से जैसे मैंने आपको हेयर कलर के बारे में बताया था, गोल्डन ब्राउन कलर ऑफ हेयर्स। एक जी से है गार्लिकी स्मेल। बी पे आते हैं। बी से था डायमर कैप्रोल या फिर बाल, ये इसका एंटीडोट होता है। और फिर एल, एल से मैंने बताया था लीवर के केस में काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। अगर सैंपल लेना होगा लीवर से हम सैंपल ले सकते हैं, सैंपल टेकन फ्रॉम लीवर। तो देखा, ये एक और निमोनिक है आर्सेनिक GBL। तो आर्सेनिक पॉइजनिंग का केस है तो आपको ये निमोनिक याद करने में दिक्कत नहीं आएगी, आर्सेनिक GBL। तो ए से आर्सेनिक एल्ड्रिस मीज़लाइन, आर्सेनोफेजिस्ट, रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन, रेड वेलवेटी म्यूकोसा, रिंस टेस्ट, संख्या एंड सोमालकर जो है आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड एक सॉल्ट के एग्जाम्पल हैं। एक्सेसिव पिगमेंटेशन ऑफ पाम एंड सोल, न्यूराइटिस, आयरन ऑक्साइड नॉट स्पेसिफिक एंटीडोट, मिमिक, यहाँ पे सी अच्छे से लिख देता हूँ मैं, सी से है मिमिक कॉलेरा। मिमिक कॉलेरा। फिर GBL पे बात आते हैं। GBL से दो हैं, गोल्डन ब्राउन कलर हो जाते हैं, गार्लिकी स्मेल आएगा ब्रेथ से, फ्रॉम ब्रेथ। फिर बी से है बाल, एंटीडोट्स हैं इसका स्पेसिफिक। और एल, अगर कोई पॉइजनिंग हुई है तो लीवर के अंदर सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि ब्लड के अंदर से तुरंत डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और सबसे ज़्यादा आ जाता है लीवर के अंदर। तो देखा, आपके सामने मैंने दो निमोनिक रखे हैं। एक तो ये रखा है मामी नानी रारी फाफी पूपे, एक ये है और दूसरा है आर्सेनिक GBL। आपके सामने दो निमोनिक हैं, आप कोई भी निमोनिक आप याद कर सकते हैं। हालांकि मेरे हिसाब से जो ज़्यादा अच्छा निमोनिक है वो है आर्सेनिक GBL। तो निमोनिक हो गया, क्वेश्चन आंसर हो गए, इसके बारे में थ्योरी हो गई। अब मैं आपके सामने रखता हूँ कुछ कुछ इमेजेस रखता हूँ ताकि आपको क्लिनिक्स में या फिर आपको इसको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो, क्योंकि नीट में भी काफ़ी सारे इमेज बेस्ड क्वेश्चन अब आने लग गए हैं। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं पिगमेंटेशन एंड हाइपर पिगमेंटेशन एंड रेन ड्रॉप हाइपो पिगमेंटेशन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं छोटे छोटे हाइपर पिगमेंटेशन हैं और रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन हैं यहाँ पे। तो आर्सेनिक केराटोसिस यानी कि जो एक क्वेश्चन था हाइपर पिगमेंटेशन या फिर हाइपर केराटोसिस, तो यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ पे एल्ड्रिस मीज़लाइन भी दे रखी हैं और ये छोटे छोटे रेन ड्रॉप पिगमेंट भी दे रखे हैं। तो इस जो पिक है इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक है एल्ड्रिस मीज़लाइन जो कि ये है, और हाइपर पिगमेंटेशन जिसको हम रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन भी बोलते हैं, रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन। ये मीज लाइन के लिए और थोड़ा फोकस करके इमेज है। ये जो ट्रांसवर्स लाइंस जो हैं इसी को ही एल्ड्रिस मीज लाइंस बोलते हैं। ट्रांसवर्स लाइंस होती हैं, ट्रांसवर्स लाइंस होती हैं ये। आज की वीडियो एंड करने से पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट रखा मैंने।
नो मैटर हाउ लॉन्ग यू हैव ट्रेवल्ड इन रॉन्ग डायरेक्शन यू कैन ऑलवेज टर्न अराउंड। इसका मतलब ये है कि अगर गॉड फॉरवर्ड, अगर मान लीजिए आपका एग्ज़ाम जो था ये 2020 का जो अभी जैन में ख़त्म हुआ है नीट का, अगर मान लीजिए पूरे साल 2019 में अगर आपकी पूरे साल अगर आपकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं रही या आपने कोई ऐसी प्लानिंग की जिसकी वजह से इस साल आपका रिज़ल्ट ख़राब हुआ हो, तो भी आपको घबराने की कोई बात नहीं है। नो मैटर हाउ लॉन्ग यू हैव ट्रेवल इन द रॉन्ग डायरेक्शन यू कैन ऑलवेज टर्न अराउंड। आप अभी भी सही प्लानिंग करके आप फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर एक बारी अगर आपका एग्ज़ाम गलत हुआ है, ख़राब हुआ है, तो आप हार मान जाओ, आप बैठ जाओ, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो, उसके बारे में गिल्ट फील करते रहो, तो वो कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप फिर से नई स्टेमिना के साथ फिर से स्टार्ट करिए, फिर से प्रिपरेशन में लग जाइए। ये अभी फैब अब ख़त्म होने वाला है, अभी से अगर आप स्टार्ट कर देंगे तो आपका बहुत जल्दी कोर्स ख़त्म हो जाएगा और फिर उसके बाद आप बहुत जल्दी रिवीजन कर सकते हैं। अगर मैं स्ट्रेटजी की बात करूं तो अगर आप अभी से अगर आप पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो आप टारगेट लेके चलिए कि 6 मंथ के अंदर तक आप अपना फुल कोर्स विद क्वेश्चन आंसर आप अपना सारे सब्जेक्ट 19 के 19 सब्जेक्ट आप फिनिश कर डालो। और फिर उसके बाद जो 4 महीने बचेंगे, क्योंकि अब 2 महीने तो चले गए, जनवरी फरवरी निकल चुका है, जनवरी फिर से एग्ज़ाम होगा, तो जो बाकी के जो 4 मंथ बचेंगे उस 4 मंथ में एटलीस्ट 2 से 3 रिवीजन करने की आप कोशिश करिए। तो फिर से आप रिवीजन करिए, तो रिवीजन भी अगर कोशिश करिए 2 से 3 आप रिवीजन कर लें तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। कहते हैं सक्सेस पाने के लिए एक ही मंत्र है, वो है रिवीजन रिवीजन रिवीजन। और रिवीजन के लिए भी आप अपने नोट्स देखें, मैंने जैसे मैं आपको इसमें नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, बहुत जगह से मैं नोट्स ढूंढता हूँ, मैं आप लोग के लिए काफ़ी अच्छे नोट्स ढूंढता हूँ ताकि आपको एकदम बड़ा सा कोई चैप्टर टाइप का आपको ना लगे, क्रिस्प शॉर्ट में रहे आपको नोट्स, निमोनिक्स आपको मिलते रहें, इन सब से आपको कम टाइम में आपको ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी। तो ये सारी नोट्स के लिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं ताकि आपके पास जो नोट्स हैं वो एकदम शॉर्ट में रहें और उसके अंदर इंफॉर्मेशन प्रॉपर रहे। तो जैसे अगर मैं रिवीजन की बात करूं तो जो 6 मंथ अगर आप लेते हैं, अगर आप फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर आप 6 मंथ लेते हैं तो इस 6 मंथ के अंदर कोशिश करिए आप डेली 8 से 10 घंटा आप पढ़ाई करें, 8 से 10 आवर्स आप पढ़ाई करें डेली। अगर आप कभी थक जाते हैं, आपको बोरियत आती है, तो कभी आप हाफ दिन का या फिर एक दिन का आप छुट्टी लीजिए, उससे आप फ्रेश होइए और एकदम नई स्टार्ट करिए और फिर से आप 8 से 10 घंटे की पढ़ाई आप डेली करेंगे अगर 6 महीने तो आपका पूरा MBBS 5.5 साल का जो MBBS होता है, 4.5 साल की पढ़ाई और 1 साल की जो इंटर्नशिप में भी जो आप कुछ सीखते हैं, तो 5.5 साल की जो पूरी MBBS है वो आप 6 मंथ में आप कवर कर सकते हैं अगर आप डेली 8 से 10 घंटा पढ़ते हैं। अपने आप को मोटिवेट करिए, सिटिंग कैपेसिटी बढ़ाइए। अगर आप 8 कोशिश करते हैं तो आपका 6 मंथ में डेफिनेटली आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और 6 मंथ के अंदर आप ऐसा भी कर सकते हैं, 8 से 10 घंटे को आप ऐसे डिवाइड कर लिए कि 4 से 5 घंटे जो मॉर्निंग के होते हैं उसमें आप थ्योरी करिए, थ्योरी कंप्लीट करिए और फिर बाकी का जो 4 से 5 घंटा जो है उसके अंदर MCQ सॉल्व करिए। ये ट्रिक बहुत ही अच्छी है और कारगर है। अगर आप लास्ट टाइम किसी गलत डायरेक्शन, जैसे मैंने यहाँ पे बोला है मैंने, अगर आपकी प्लानिंग कोई गलत हुई है तो आप इस प्लानिंग से भी आप जा सकते हैं। बहुत ही कारगर तरीका है ये। आप इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन करिए। जो हाफ टाइम है उसके अंदर आप कोई टॉपिक ले लीजिए, जैसे अगर आज टॉक्सिकोलॉजी जैसे मैंने टॉपिक स्टार्ट किया है तो 4 से 5 घंटे में टॉक्सिकोलॉजी आप ज़्यादा से ज़्यादा कवर करिए और फिर बाकी का जो 4 से 5 घंटा होगा उसके अंदर आप इस टॉक्सिकोलॉजी से आप MCQ सॉल्व करिए। जिससे होगा ये कि आपकी थ्योरी भी कंप्लीट हो गई और आपको जो क्वेश्चंस हैं आपको उसके बारे में भी आपको पता चलेगा। क्योंकि जो कंपटीशन लेवल एग्ज़ाम है वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है कि चलो बताओ भारत का प्रेसिडेंट कौन है या भारत का प्रधानमंत्री कौन है, वो डायरेक्ट ऐसा नहीं पूछेगा। वो जो छोटी सी चीज़ है उसी को ही ट्रिकी बना देगा। मैंने जो MCQs रखे हैं, हालांकि आर्सेनिक पॉइजनिंग का था तो इसलिए आपको ज़्यादातर लग ही रहा होगा कि आर्सेनिक पॉइजनिंग ही आंसर होगा, लेकिन आप एग्ज़ाम में अगर
बैठते हो तो यही सारे आपको एकदम ट्रिकी ऑप्शंस लगने लग जाएंगे। इसलिए आपको एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस तो आपको डेली करनी पड़ेगी। आप जितना ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपका रिवीजन होगा। और जब भी कोई चैप्टर या कोई भी आप सब्जेक्ट ख़त्म करते हैं तो बाद में आप कोशिश करिए कि उसके ऊपर आप ग्रैंड टेस्ट ज़रूर दें, ग्रैंड टेस्ट ज़रूर दें। और उस ग्रैंड टेस्ट की भी मुझे जो सही लगता है वो लगता है कि आप 3:30 PM को वो टेस्ट दें जो 7 बजे तक आपका ख़त्म हो जाएगा। अगर आप शाम को ये ग्रैंड टेस्ट देते हैं तो इससे होगा ये कि आप जो एग्ज़ाम का जो माहौल है आप उस माहौल में आप एकदम ढल जाएंगे, क्योंकि जो नीट पीजी का जो एग्ज़ाम होता है वो जनरली शाम के टाइम पे होता है 3:30 से 7 बजे के बीच में। तो अपना जो ग्रैंड टेस्ट जो जितने भी हैं वो कोशिश करिए कि इस टाइम पे आप दीजिए और सिंसियरली दीजिए। अगर आपने मान लीजिए फॉरेंसिक सब्जेक्ट ही प्रिपेयर किया, बाकी सब्जेक्ट आपने प्रिपेयर अभी स्टार्ट नहीं किया है तो भी कोई बात नहीं, तब भी आप ग्रैंड टेस्ट दीजिए। इससे आपको बाकी सब्जेक्ट एटलीस्ट आपने अपने MBBS लेवल में कॉलेज लाइफ में एटलीस्ट वो चैप्टर या टॉपिक का नाम तो एटलीस्ट आपने सुना ही होगा, तो आपके क्वेश्चंस का पैटर्न आपको पता चलेगा। तो इन सब चीज़ से आपको ही हेल्प मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आप करके देखिए, तो इन सब से आपको काफ़ी हेल्प होगा। एंड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन के बारे में आपको पता चलता रहे। जो सब्सक्राइब करना है आपको, लेट्स क्रैक नीट पीजी चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको मेरी जो और भी वीडियोस हैं या इस चैनल पे अगर और भी कोई वीडियो अपलोड होती तो उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन आता रहे। मेरे कोड यूज़ करना मत भूलिएगा, LIVEDRAM, इससे आपको तुरंत 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सो थैंक यू एंड वंस अगेन अपने मन के अंदर लेके आइए लेट्स क्रैक नीट पीजी। थैंक यू।